कर दीजिए। नमस्कार साथियों, मेरा नाम है एस एन भारती और आप देख रहे हैं करंट अफेयर सेगमेंट का नया वीडियो। और आज तारीख है आपको 7 अक्टूबर 2025। हम लोग जो है 7 अक्टूबर 2025 से जितने भी करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं उस सभी पर डिस्कस करेंगे। पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो आप इस लिंक पर जाकर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं और अपनी सुविधा के अनुसार से आप पीडीएफ से पढ़ाई कर सकते हैं। और हम लोगों को थीम पर देखने को मिल रहा है क्या कि हाल ही में जो है बिहार में मेट्रो ट्रेन की शुरुआत हो चुकी है। तो हम लोग जो है बिहार से जो मेट्रो से क्या प्रश्न बन सकता है कि मेट्रो की शुरुआत किस स्टेशन से हुई है, हम लोग आगे चलकर बात करेंगे। और ये प्रश्न पूछा जाएगा आने वाले दिनों में। जैसे आप लोग पढ़ते होंगे कि पहली बार भारत में मेट्रो की शुरुआत, मेट्रो का बोल रहे हैं, ये तो पूछा ही जाता है। चलिए मेट्रो, ऐसे ट्रेन आप पढ़े होंगे कि भारत में पहली बार जो है ट्रेन की शुरुआत कब हुई और पहली बार ट्रेन कहाँ से कहाँ चलाया गया था, ये सब आप जान रहे होंगे, है ना। रेशम जी, ठीक है, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। ठीक है, और जुड़िए, आइए साथ साथ बनाते भी रहेंगे। और जो कमेंट करना चाह रहे हैं कमेंट कर सकते हैं, साथ में आइए हम लोग बनाते रहते हैं। और क्या क्या प्रश्न बन सकता है आज के संदर्भ से हम लोग देखते हैं। चलिए पहला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। और पहला प्रश्न जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये आपको 1 साल क्या 2 साल तक, 2 साल तक जो है किसी भी एग्जाम में आपको रोल अदा करेगा, आपको नोबेल क्या है ना। और यहां से देखिए क्या प्रश्न है। नोबेल का अब जो है घोषणा हो रही है। नोबेल का जैसे ही घोषणा हो रहा है तो सभी नोबेल आप लोगों को करवाया जाएगा। लेकिन अभी फिलहाल में किसका घोषणा हुआ है, तो ये आइए प्रश्न इस पे बातचीत करते हैं। यहाँ पे जो है 2025 का नोबेल पुरस्कार फिजियोलॉजी या इसको मेडिसिन बोला जाता है। आप लोगों को जो है मेडिसिन या चिकित्सा, चिकित्सा बोल सकते हैं, किसी भी क्षेत्र में बोल सकते हैं ना। फिजियोलॉजी बोला जाता है या मेडिसिन या चिकित्सा के क्षेत्र में जो है पूछा जा रहा है कि नोबेल जो है इस बार किसको 2025 का प्रदान किया जाएगा। तो किसको किसको मिलने वाला है नोबेल, तो इस बार जो है आंसर बना सकते हैं आप लोग, यदि जानते हैं तो बना सकते हैं साथ साथ में, है ना। आपका कमेंट साथ साथ देखते रहेंगे। ठीक है, आवाज सब में कोई परेशानी नहीं ना है, ठीक है आवाज सब। चलिए आवाज सब बिल्कुल सही है ना। और यहाँ पर जो है आपको पूछा जा रहा है कि चिकित्सा में या मेडिसिन या फिजियोलॉजी किसी भी प्रकार का भाषा का प्रयोग किया जा सकता है। तो इसका सही आंसर क्या बनेगा, तो इसका सही आंसर बनेगा मैरी ई ब्रोंको। कौन सा बनेगा, सबसे पहला जो आपको 3 व्यक्तियों को दिया गया, कितने व्यक्तियों को दिया गया है, तो ये जो है संयुक्त रूप से 3 व्यक्तियों को दिया गया है ना। और 3 व्यक्तियों को जो दिया गया है, इस तीनों व्यक्तियों को याद रखेंगे किन किन 3 व्यक्तियों को दिया गया, और ये तीनों व्यक्तियों का संबंध जो है किस देश से है, तो ये ध्यान रखेंगे। इसका आंसर बनेगा मैरी ई ब्रूंको। उसके बाद रैम्स डेल सोनोमा, है ना, रैम्स अच्छे से पढ़ेंगे, रैम्स डेल सोनोमा। उसके बाद यहाँ पर जो है तीसरा नाम क्या है, सिमोन साकागुची है। क्या नाम है, सिमोन साकागुची है। आइए इनको जो है इमेज पर पहले देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग बातचीत करते हैं। पहले इमेज देख लेते हैं। ये जो आपको 3 तस्वीर देखने को मिल रहा है ना, साथ में जो देखने को मिल रहा है 3 तस्वीर आपको एक साथ जो देखने को मिल रहा है, आपको नोबेल प्राइज का जो है तस्वीर इसी तरह से दिया जाता है। तो आपको नेट पर ये देखने को मिल जाएगा। तो सबसे पहला जो नाम आपको देखने को मिल रहा है, क्या देखने को मिल रहा है, मैरी ई ब्रूंको देखने को मिल रहा है। क्या नाम देखने को मिल रहा है, मैरी ई ब्रूंको, है ना। तो यहाँ पर जो ध्यान से देखिएगा तो आपको क्या है, मैरी ई ब्रूंको। और ये कहाँ की रहने वाली है, ये आपको अमेरिका की रहने वाली है। आइए स्लाइड पर, नेक्स्ट स्लाइड पर बातचीत करेंगे। अभी ऐसे देख लेते हैं। ये जो आपको तस्वीर देखने को मिल रहा है, ये फ्रेड आपको क्या है, रैम्सडेल है ना। फ्रेड रैम्सडेल, और फ्रेड रैम्सडेल है कहाँ के रहने वाले हैं, ये भी आपको अमेरिका के रहने वाले हैं। जबकि यदि तीसरे व्यक्ति के बारे में बात करते हैं, तीसरे व्यक्ति जो है कहाँ के रहने वाले हैं, ये सिमोन साकागुची जो रहने वाले हैं, ये जापान के रहने वाले हैं। समझ रहे हैं बात को। ये तीनों को आपको अच्छे से कवर याद रखना है। ये तीनों पर्सन को जो है आपको सही से याद रखना है कि ये तीनों को जो है किस क्षेत्र में दिया जा रहा है। ये तीनों को जो है आपको चिकित्सा कह सकते हैं, या आप क्या कह सकते हैं, फिजियोलॉजी कह सकते हैं, या आप के पास है शब्दों का प्रयोग यहाँ पर किया गया है, क्या, मेडिसिन, फिजियोलॉजी, मेडिसिन, चिकित्सा, है ना। इस शब्दों का प्रयोग किया जा सकता है कि नोबेल प्राइज के लिए जो है इस बार किनको 2025 का प्रदान किया गया। अच्छे से कर रहे हैं, अच्छे से इसको याद रखिएगा। आइए इस पे, और किस क्षेत्र के लिए दिया गया, ये भी पूछा जा सकता है कि इनको जो नोबेल दिया गया है किस क्षेत्र, तो समझ में आ रहा है ना। किस चीज का ये अध्ययन किए, क्या किस चीज का ये शोध किए, अनुसंधान किए, जिनको नोबेल प्राइज इनको मिल रहा है।
किस अनुसंधान के लिए? अनुसंधान यदि पूछे तो अनुसंधान क्या है? तो अनुसंधान जो इनका है प्रतिरक्षा प्रणाली के संदर्भ में है ना, परिधीय प्रतिरक्षा के बारे में बात कर रहा है। आइए यहाँ पर एक एक लाइन बात कर लेते हैं। स्लाइड पे जो महत्वपूर्ण है घोषणा से संबंधित ये प्रश्न बनेगा, उस पर बात करेंगे। तो नोबेल की घोषणा आपको पता ही चुके कि नोबेल की जो घोषणा है हो चुका है। पहला नोबेल घोषणा प्राइज का दिया जा चुका है किस क्षेत्र में? तो ये चिकित्सा के क्षेत्र में है ना। और मेडिसिन के क्षेत्र में जो है 3 चिकित्सकों को संयुक्त रूप से ये सम्मान का ऐलान हो चुका है और अमेरिका के रहने वाले हैं, अमेरिका के सिएटल शहर के रहने वाली हैं आपको मैरी ई ब्रूंको। अब आइए तीनों के बारे में देख लेते हैं कि कौन कौन से शहर से ये बिलोंग करती है। तो ये आपको अमेरिका के सिएटल शहर से बिलोंग करती है मैरी ई ब्रूंको। जबकि बात करें कि सैन फ्रांसिस्को है ना, सैन फ्रांसिस्को आप लोग हिस्ट्री में भी पढ़े होंगे। तो सैन फ्रांसिस्को और सैन फ्रांसिस्को के आपको कौन है? फ्रेड रैम्सडेल हैं। फ्रेड रैम्सडेल जो है आपको कहाँ पर? ये आपको सैन फ्रांसिस्को, ये भी आपको यूएसए में है, अमेरिका में ही है। उसके बाद जापान का यदि बात करें कि जापान के जो है आपको सिमोन साकागुची। तो आपको जापान के रहने वाले कौन है? आपको सिमोन साकागुची। और इन तीनों को जो है संयुक्त रूप से ये पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यदि बात करें कि इंस्टीट्यूट के बारे में बात करें कि कौन कौन इंस्टीट्यूट से किनका संबंध है, तो ये ब्रूंको का जो संबंध है आपको देखने को मिल रहा है, ब्रूंको इंस्टीट्यूट ऑफ सिस्टम बायोलॉजी से जुड़े हुए हैं ये। उसके बाद यदि बात करें रैम्सडेल, जो आपको देखने को मिल रहा है, रैम्सडेल क्या है? बायोथेरेपेटिक्स है ना, बायोथेरेपेटिक्स से ये जुड़े हुए हैं। उसके बाद यदि बात करें साकागुची के बारे में, तो ये आपको ओसाका यूनिवर्सिटी जापान से ये जुड़े हुए हैं। ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है कि कहाँ से ये कौन जुड़े हुए हैं, ये याद रखिएगा केवल कि कौन कहाँ के रहने वाले हैं। आइए बात कर लेते हैं, यहाँ पर इंपॉर्टेंट है आपको प्रतिरक्षा तंत्र के बारे में पढ़े होंगे, बायोलॉजी में पढ़े होंगे। यदि आपको जीव विज्ञान अच्छे से पढ़ाया गया होगा, जिस भी सर से पढ़े होंगे, तो वहां पर आप लोगों को जरूर पढ़ाया गया होगा। और वहीं से देखिए यहाँ पर ये क्या कर रहे हैं? नया नवीन अनुसंधान कर रहे हैं। क्या नवीन अनुसंधान कर रहे हैं? आइए बात कर लेते हैं। तो मैरी ई ब्रोंको और फ्रेड रैम्सडेल और जापान के जो आपको सिमोन साकागुची देखने को मिल रहा है, इन तीनों ने जो है कह सकते हैं आपको प्रतिरक्षा तंत्र के बारे में जो है कैसे नियंत्रित किया जाए। प्रतिरक्षा तंत्र जो है यहाँ पर देखने को मिल रहा है, प्रतिरक्षा प्रणाली। तो प्रतिरक्षा प्रणाली को कैसे नियंत्रित किया जाए, हम लोग जो है इसको नियंत्रित नहीं कर सकते हैं, तो इसको कैसे नियंत्रित किया जाए इस पर जो है ये शोध किए हैं, कैसे नियंत्रित इसको रखा जाए इस पर शोध किया है। और इन तीनों को जो है परिधीय प्रतिरक्षा के अंतर्गत, किस प्रतिरक्षा के अंतर्गत? तो परिधीय सहिष्णुता से संबंधित उनकी खोजों के लिए जो है ये सम्मानित किया गया है। तो ध्यान रखना है कौन से खोज से? आपको परिधीय क्या है? प्रतिरक्षा है। कौन सा है? प्रतिरक्षा। तो परिधीय प्रतिरक्षा। परिधीय प्रतिरक्षा के बारे में आपको पढ़ाया गया, जहां पर आपको प्रतिरक्षा के बारे में पढ़ाया गया, प्रतिरक्षा प्रणाली के बारे में पढ़ाया गया, वहीं पर जो है आपको बायोलॉजी में पढ़ाया गया होगा। उम्मीद है कि आप लोग पढ़े होंगे, और जब पढ़े होंगे तो प्रतिरक्षा प्रणाली के बारे में आपको जानकारी होगी। और वहीं पर जो है इसको कैसे नियंत्रित रखा जाए इसके बारे में जो है इन तीनों का जो है शोध है। इसी वजह से इन तीनों को क्या मिल रहा है? नोबेल प्राइज 2025 का प्रदान किया गया है। याद रहेगा, इन तीनों व्यक्ति को अच्छे से याद रखिएगा, अच्छे से कॉपी में जो है अच्छे से याद रखना चाहिए। और तीनों को याद रखना है चित्र के साथ, इमेज के साथ याद रखिएगा। आपको पीडीएफ प्रोवाइड होती है, पीडीएफ प्रोवाइड होती है, तो पीडीएफ को आपको बार बार रिवीजन कर लेना है, या आप अपने कॉपी में लिख सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न पर बात करते हैं। यदि आप बिहार से संदर्भ रखते हैं, आपका बिहार से संदर्भ है, तो आपके लिए यह महत्वपूर्ण प्रश्न है। यदि आपका बिहार से जुड़ाव नहीं है या बिहार का आप एग्जाम नहीं देते हैं, तो आपके लिए यह महत्वपूर्ण नहीं प्रश्न है। आइए बिहार वाले जो हैं, यदि आप बिहार का कोई भी एग्जाम आने वाले दिनों में, बिहार में लगातार वैकेंसी है और लगातार के साथ साथ आपको कोई ना कोई एग्जाम आपको देखने को मिलेगा ही। तो यहाँ पर क्या प्रश्न पूछा जा सकता है उस पर बातचीत करते हैं कि हाल ही में जो है बिहार में पटना मेट्रो, किसके बारे में बात कर रहे हैं? पटना मेट्रो का जो है उद्घाटन किया गया है ना। और पूछा जा रहा है कि पटना मेट्रो का उद्घाटन जो है किसने किया है। तो ये प्रश्न तो आसान है कि पटना मेट्रो का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है। तो इसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? बिहार के जो वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार, इसके द्वारा इनका उद्घाटन किया गया। लेकिन प्रश्न यहाँ से ये नहीं पूछा जाएगा कि उद्घाटन क्या किया गया। प्रश्न आप लोगों को ये पूछा जाएगा कि पटना मेट्रो जो स्टार्ट हुआ है, इसकी शुरुआत जो है किन 2 स्टेशनों के बीच में हुई थी, है ना। जैसे आप लोग पढ़े होंगे शुरुआती दौर में कि जैसे आपको बताए थे, शुरुआत में ही बताए थे कि जैसे आप लोग पढ़े होंगे क्या कि 1853 में जो है शुरुआती दौर में जो ट्रेन के संचालन किया गया था, तो कहाँ से कहाँ किया गया था, है ना। 34 किलोमीटर बता सकते हैं आप लोग, कमेंट कर सकते हैं, है ना। चलिए उस पर अभी बात नहीं करेंगे, उम्मीद है कि सभी को आपको जानकारी होगा कि कहाँ से कहाँ चली थी, है ना। तो उस पर बात नहीं करें, हम लोग आते हैं अभी प्रश्न, अपने प्रश्न पर बात करते हैं। और अभी जो है क्या है हम लोगों के पास प्रश्न, इस पर बात करते हैं। वो सब हिस्ट्री का विषय, हिस्ट्री में आपको जानकारी मिलेगा। चलिए यहाँ पर आए तक नीतीश कुमार के द्वारा जो है राज्य की पहली मेट्रो सेवा का औपचारिक शुभारंभ कर दिया गया है, उद्घाटन हो चुका है। और उद्घाटन समारोह जो है, अभी इस स्टेशन को याद रखना है, पाटलिपुत्र है, ठीक है। पाटलिपुत्र आपको क्या है? ISBT
पाटलिपुत्र आईएसबीटी, पाटलिपुत्र के साथ आईएसबीटी लगाना अनिवार्य रहेगा, है ना। आईएसबीटी आपके लिए अनिवार्य रहेगा क्योंकि स्टेशन का नाम आईएसबीटी है। नाम क्या लिखा हुआ रहेगा? आईएसबीटी मेट्रो स्टेशन लिखा हुआ रहेगा, है ना। मेट्रो स्टेशन का मैप भी आपको दिखाएंगे। पटना में जो मेट्रो, यदि आप दिल्ली गए होंगे, थोड़ा सा बात कर लेते हैं, यदि आप दिल्ली गए होंगे तो दिल्ली में आप देखेंगे कि मेट्रो चलती है। और मेट्रो क्योंकि सर्वाधिक जो है वहां पर देखने को मिलेगा, उसका तंत्र सबसे बड़ा देखने को मिलता है दिल्ली में। वैसे चलती है, आपको कोलकाता में भी चलती है, लखनऊ में भी चलती है, आपको बेंगलुरु में भी चलती है, लेकिन सबसे बड़ा जो मेट्रो देखने को मिल रहा है आपको कहां पर? दिल्ली में देखने को मिलता है ना। और बहुत सारा लाइन आपको देखने को मिलता है, येलो लाइन देखने को मिलता है, रेड लाइन देखने को मिलता है, मेजेंटा, ब्लू, अधिक सब बहुत सारा लाइन है, कम से कम 7 से 8 लाइन आपको देखने को मिलता है। तो यहाँ पर जो है जैसे ही अब क्या होती है ब्लू लाइन, क्या होती है रेड लाइन, क्या होती है मेजेंटा लाइन, यदि आपको जानकारी नहीं है मेट्रो के बारे में तो आपको दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। आप जैसे दिल्ली जाइएगा, यदि आपके पास जानकारी है तो आपको यदि नोएडा जाना है तो आपको किस लाइन पर जाना होगा? तो ब्लू लाइन पर जाना होगा। यदि आप दिल्ली जा रहे हैं, पढ़ने के लिए जा रहे हैं, है ना, और पढ़ने के लिए जा रहे हैं, आपको मुखर्जी नगर की तरफ जाना है तो आपको कहां जाना पड़ेगा? आपको जाना पड़ेगा गुरु तेग बहादुर, आपको देखना पड़ेगा, एक स्टेशन का नाम है। और उस वहां पर जाने के लिए आपको किस लाइन का सफर तय करना पड़ेगा? तो आपको येलो लाइन का, है ना, क्योंकि पटना जो जंक्शन, पटना सॉरी दिल्ली स्टेशन क्या है? आपको येलो लाइन पर है। उसी तरह से जो है यहाँ पर भी जो है आपको अलग अलग लाइन इसके लिए तैयार किया गया है। क्या किया गया है? अलग अलग आपको लाइन तैयार किया गया है। और ये लाइन पर जो है हम आगे चलकर बात करेंगे कि रेड लाइन कहां से कहां पटना में चल रही है, जबकि ब्लू लाइन अभी पटना में आपको 2 ही लाइन का कह सकते हैं कि एक तरह से इसका स्टार्ट किया गया है। तो 2 लाइन स्टार्ट किया गया, तो 2 लाइन स्टार्ट जो आपको होने वाला है तो ये कहां कहां पर चलने वाला है? रेड लाइन कहां से कहां चलने वाली है, और आपको ब्लू लाइन कहां से कहां चलने वाली है। अभी ट्रेन का जो उद्घाटन हुआ है किस लाइन पर हुआ है? ब्लू लाइन पर हुआ है या रेड लाइन पर हुआ है ना। तो ये सब आप लोगों को प्रश्न पूछा जा सकता है, तो इस प्रश्न को अच्छे से आपको कवर रखना पड़ेगा। चलिए हम लोग आते हैं प्रश्न पर बात करते हैं। पहले प्रश्न पर बात कर लेते हैं। और प्रश्न पर तो आपको पता है चूंकि उद्घाटन किसके द्वारा? तो उद्घाटन जो है आपको मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा किया गया है। कमेंट कर सकते हैं, कमेंट अभी तक आप लोग, और वीडियो यदि आप देख रहे हैं, वीडियो आप लोगों के लिए लग रहा है कि फायदेमंद है ना, तो आप लोगों को क्या करना है? थोड़ा सा तो लाइक कर दीजिए, है ना। तो लाइक करने में आप लोगों को ऐसा नहीं लग रहा है कि रुपया लग रहा है, तो लाइक तो कर सकते हैं। जो यदि बने हुए हैं तो आप लाइक करिए। ये आपको लग रहा है कि वीडियो आपके लिए फायदेमंद है, या आपके किसी सहपाठी को लगेगा कि उसको भी ये वीडियो देखना चाहिए, तो आप क्या कर सकते हैं? वीडियो को शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ, है ना। चलिए लाइक कर दीजिए, थोड़ा सा लाइक करिए, ठीक है। उसके बाद हम लोग चलते हैं, यहाँ पर बातचीत भी करते हैं, आप लोग साथ साथ कमेंट भी करते रहिएगा। लाइव है तो लाइव का आप आनंद ले सकते हैं ना, कि क्या आप लोगों से यदि कोई प्रश्न आप लोगों को उलझन पैदा कर रहा है तो आप उससे सीधे बातचीत कर सकते हैं। आइए यहाँ पर बात करते हैं। यहाँ पर जो है उद्घाटन आपको बताया चुके, उद्घाटन किनके द्वारा? तो यहाँ पर जो है उद्घाटन नीतीश कुमार के द्वारा, बिहार के जो वर्तमान मुख्यमंत्री हैं। और किस स्टेशन पर? तो आपको ये पाटलिपुत्र आईएसबीटी मेट्रो स्टेशन, अच्छे से याद रखिएगा, किस स्टेशन पर? आईएसबीटी मेट्रो स्टेशन पर। और मेट्रो सेवा का संचालन जो है फिलहाल कितने स्टेशनों पर होने वाला है? फिलहाल आपको स्टार्ट हुआ है मात्र 3 स्टेशनों के लिए, है ना। तो आपको पहला स्टेशन पाटलिपुत्र आईएसबीटी, दूसरा जो आपको देखने को मिल रहा है 0 माइल, और तीसरा जो स्टेशन आपको है भूतनाथ तक। इसका मतलब है कि हम लोगों का जो अभी जो वर्तमान में मेट्रो स्टार्ट हुई तो आपको पाटलिपुत्र आईएसबीटी से स्टार्ट हुआ, और ये कहां तक गई थी? तो आपको भूतनाथ तक, है ना। भूतनाथ पटना में जो है स्थान का नाम है। ये भूत वाला वो भूत नहीं पकड़ लेना, है ना, कि जो भूत पकड़ता है। यहाँ भूतनाथ क्या है? ये स्थान का नाम है ना। तो स्थान का जो नाम है इसको ध्यान रखना है। तो ये पाटलिपुत्र आईएसबीटी 0 माइल से लेकर आपको ये भूतनाथ तक मात्र 3 स्टेशनों के बीच में जो है ये आपको कितने कोच का? मात्र आपको यहाँ पर जो है 3 कोच का आपको देखने को मिलेगा, है ना। तो ये जो है आपको सवारी कर जो है मेट्रो जो आपको, चलिए आगे चलकर बात करेंगे, यहाँ पर होगा कहीं कहीं लिखा हुआ। ये जो आपको देखने को मिला 3 आपको स्टेशन पाटलिपुत्र आईएसबीटी और 0 माइल भूतनाथ तक ये शुरू कर। और मेट्रो बिहार की जो है इसमें आपको क्या क्या चीज का संस्कृति का प्रतीक दिया गया है। तो प्रतीक के अंतर्गत आप लोगों को ध्यान रखना है, ये संस्कृति से पूछा जा सकता है कि यहाँ पर जो है किसको किसको चित्र इमेज उसमें उकेरा गया है। तो गोल घर का इमेज उकेरा गया है। उसके बाद उसमें कह सकते हैं कि तस्वीर साट दिया गया है, उकेरा नहीं गया है, तस्वीर को दिया गया है ना। तो तस्वीर चिपकाया गया है गोल घर का, महावीर मंदिर का, जो कि पटना में आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद मधुबनी पेंटिंग का उसमें, उसके बाद भगवान महावीर की कलात्मक झलकियां जो है उसमें उकेरी गई। उकेरी गई कहने का मतलब है आपको जो तस्वीर देखने को मिलेगा मेट्रो में, आपको ये प्रमुख देखने को मिलेगा। बोगी पर जो है क्या क्या चीज का बोगी पर देखने को मिलेगा? गोल घर का देखने को मिलेगा, महावीर मंदिर का देखने को मिलेगा, मधुबनी पेंटिंग और भगवान महावीर की कलात्मक झलकियां आपको देखने को मिलेगी। और इस मेट्रो में जो है लगभग 900 यात्री यात्रा कर सकते हैं, है ना। और कितना कोच आपको बता ही चुके पहले है कि मात्र 3 कोच वाला चलेगा।
पटना है, छोटा सा जगह है, छोटा जगह है, तो जनसंख्या के हिसाब से अभी शुरुआती तौर पर जो है लंबा मेट्रो नहीं रखा गया है। दिल्ली में जाएगा तो आपको दिल्ली में 8 कोच का देखने को मिलेगा, 8 आपको देख रहा है, 8 बॉगी देखने को मिलता है, बॉगी नहीं कह सकता, 8 उसमें कोच रहता है ना, 8 कोच रहता है। जबकि आपको पटना में क्या देखने को मिलेगा, मात्र 3 कोच का आपको देखने को मिलेगा। तो ये छोटा सा मेट्रो रहेगा, और छोटा मेट्रो में लगभग 900 यात्री उसमें खड़े होकर जा सकते हैं, उसमें लगभग खड़े होकर, कुछ ही यात्रियों के बैठने का व्यवस्था होता है और अधिकांश जो है खड़े होकर जाते हैं। तो यहाँ पर जो है बैठने और खड़े होने की व्यवस्था होगी मेट्रो में, और मेट्रो में जो अधिकतम रफ्तार रहेगा, रफ्तार क्या रहेगा, ये मात्र 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार रहेगा, मात्र 40 किलोमीटर रहेगा। क्योंकि छोटे छोटे स्टेशन रहते हैं, तुरंत कुछ कुछ दूर पर जो है 2 किलोमीटर, 1 किलोमीटर, 1.5 किलोमीटर पर स्टेशन आ जाता है, तो ये 40 किलोमीटर की रफ्तार से चलेगी, ताकि यात्रियों को क्या रहेगा, सुरक्षा की, एक तरह से कह सकते हैं कि यात्रियों की सुरक्षा की दृष्टि से जो है शुरुआती दौर में जो है 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार रखी गई है। तो ये क्या क्या यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है, तो सबसे पहला तो आपको उद्घाटन किसके द्वारा, तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा, याद रहेगा। और ट्रेन जो है, मेट्रो ट्रेन की जो शुरुआत कर सकता है, ये आप ध्यान रखना है कि आपको ये उद्घाटन किनके द्वारा किया गया है, तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा। और कहां से कहां तक ये ट्रेन चली थी, तो ये ट्रेन जो है, इसमें सफर का आनंद देख रहे हैं, नीतीश कुमार गए जब उद्घाटन में, सोचे कि बैठ ही जाते हैं ना, मौका नहीं मिला है अभी तक मेट्रो का सफर का आनंद लेने का, ठीक है, ये लोग दिल्ली जाते हैं तो समझ ना, इतना व्यस्त है मेट्रो में कहाँ सफर तय करेंगे। चलिए, मेट्रो का सफर क्या होता है, तो छोटे स्तर पर जो है आपको देखने को मिल रहा है 3 स्टेशनों के बीच में आईएसबीटी, जो कि पाटलिपुत्र आईएसबीटी आपको बस स्टेशन देख रहे हैं पटना में, तो बस स्टेशन के पास है पटना में, यदि आप बस स्टेशन देखे होंगे तो वहां पर जो है आपको ये देखने को मिल रहा है आईएसबीटी पाटलिपुत्र स्टेशन, है ना, और वहीं से जो है आपको देखने को मिल रहा है भूतनाथ तक जो है ये सफर तय किया गया था नीतीश कुमार के द्वारा, ठीक है। तो ये आपको देखने, और इनके साथ जो है अन्य मंत्री भी थे साथ साथ में। उसके बाद आइए इस पे मैप पर बात कर लेते हैं। जैसे आपको बताया था कि यहाँ पर जो है मैप तैयार किया गया है, इसका एक अलग मैप रहेगा। मैप आपके लिए आवश्यक है, यदि आप पटना के हैं तो जरूरी ही है कि आप कभी ना कभी आप मेट्रो का सफर कर लीजिएगा। यदि आप बिहार आते हैं तो बिहार जब आइएगा तो मेट्रो को आपको जानकारी भी रहना चाहिए कि किस हम लोग लाइन को पकड़ेंगे तो कहां जाएंगे। यदि आपको जाना है गांधी मैदान, तो क्या आप रेड लाइन पर जा सकते हैं गांधी मैदान, जा तो सकते हैं, लेकिन बीच में आपको करना पड़ेगा क्या, चेंज करना पड़ता है, बीच में मेट्रो चेंज करना पड़ता है। अब आइए देखिए, सबसे पहला जो है आईएसबीटी जहां से स्टार्ट हुई थी ट्रेन, है ना, मेट्रो ट्रेन की आवश्यकता जहां से स्टार्ट हुई थी पटना में, तो आपको यहां से स्टार्ट हुई, कहां से, अंतिम स्टेशन है इस जगह एकदम पटना जो बस स्टेशन के पास देखने को मिलेगा, ये आपको अंतिम स्टेशन देखने को मिलेगा। न्यू आपको आईएसबीटी कह सकते हैं या पाटलिपुत्र आईएसबीटी के नाम से ये जाना जाएगा। और ये मात्र तीन क्या कह सकते हैं, आपको 3 स्टेशनों पर ये तय करता है, कहां तक जाता है, ये भूतनाथ तक जाता है, ठीक है। और उसके बाद देखिएगा, और ये किस लाइन पर है, तो यहाँ पर आप गौर करिएगा, तो ये आपको कौन सा ब्लू लाइन देखने को मिलेगा। पटना में मात्र आपको कितने लाइन अभी तैयार किया गया है, 2 ही लाइन तैयार किया गया है, एक आपको रेड लाइन और दूसरा कौन सा लाइन, ब्लू लाइन। एक आपके पास कौन सा है, रेड लाइन है, दूसरा कौन सा लाइन है, आपके पास ब्लू लाइन है। तो ब्लू लाइन की शुरुआत की गई है, और जब खेमनी चक से पहले आप आते हैं तो खेमनी चक के ही पास देखने को मिलेगा आपको दोनों लाइन क्या होता है यहाँ पर कवर होते हुए दिखाई पड़ेगा। इसका अर्थ है कि यहाँ पर दोनों लाइन का मेट्रो देखने को मिलेगा, ब्लू लाइन का भी और आपको रेड लाइन का भी है। यहाँ से आपको रेड लाइन स्टार्ट होता है, और रेड लाइन आपको कहां तक जाएगा, ये दानापुर कैंट तक जाएगा, है ना। दानापुर कैंट तक आपको जाने को रहेगा, तो किस लाइन से जाएंगे हम लोग, तो हम लोग जाएंगे सफर करेंगे किस लाइन से, आपको रेड लाइन पर सफर करेंगे। जबकि यदि आपको पीएमसी, अब देखिए खेमनी चक के रास्ते आप मलाई पकड़े आइएगा, मलाई पकड़े के रास्ते राजेंद्र नगर के स्थान पर आप मोइनुल हक स्टेडियम सभी को जान रहे होंगे, राजेंद्र नगर के आसपास होंगे तो सभी को जान रहे होंगे। और मोइनुल हक के आसपास आप देख रहे होंगे कि बड़े स्तर पर यहाँ पर मेट्रो का काम अभी चल नहीं रहा है। और यहाँ से जो है आपको अंडरग्राउंड आपको देखने को मिलेगा क्या, यूनिवर्सिटी की तरफ, आप गांधी मैदान की तरफ, मोइनुल हक की तरफ से आप कहाँ चले जाएंगे, नीचे नीचे कहाँ चले जाइएगा, आप पटना यूनिवर्सिटी की तरफ चल जाएगा। और पटना यूनिवर्सिटी पीएमसी जो गांधी मैदान वाला देखने को मिलेगा, ये किस लाइन पर देखने को मिलेगा, आपको ये ब्लू लाइन पर देखने को मिलेगा, है ना। तो कौन से लाइन पर कौन सी मेट्रो चलेगी, ये आपको धीरे धीरे वैसे जानकारी हो जाएगा। जब आप सफर करिएगा तो आपको आसानी से मालूम हो जाएगा कि कैसे मेट्रो की सफर किया जाता है। उम्मीद है कि जो समझ में आया होगा तो सही है, समझ में नहीं आया होगा तो मेट्रो का सफर करिएगा। मेट्रो का सफर किए होंगे तो आपको जानकारी होगा, यदि नहीं किए होंगे तो कोई बात नहीं है ना। कभी ना कभी सभी कोई कभी ना कभी स्टार्ट करता है, जब करिएगा सफर तो आपको खुद ब खुद जानकारी हो जाएगा कि कैसे कैसे इसमें जाना होता है ना, किधर से किधर जाना होता है, कौन सा लाइन पर कौन सा सफर होता है। चलिए आइए बातचीत करते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न पर बात करते हैं। और अगला जो प्रश्न आप लोगों के लिए है, क्या है प्रश्न कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, है ना, एक और प्रश्न देखिए बिहार संदर्भित है। प्रधानमंत्री ये प्रश्न वैसे करवा चुके हैं लेकिन उसका उद्घाटन किया गया है, तो फिर से इस प्रश्न को ले लिए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा जो है किस राज्य में पीएम क्या है, पीएम सेतु क्या है, पीएम सेतु योजना की जो है शुरुआत की गई है।
तो आपको बता ही चुके पीएम सेतु की योजना की जो शुरुआत किया गया है कहां पर किया गया है, तो अपने बिहार में ही किया गया है। इसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जो है आपको नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया है इसका उद्घाटन। और ये क्या है, ये 60,000 करोड़ रुपए के निवेश से देश भर के जो 1000 सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, जो जिसको हम लोग आईटीआई बोलते हैं, ठीक है, कि विकास को लेकर ये पीएम योजना कौन सा सेतु लाया गया है। और इसी योजना के तहत जो है आपको एक और नाम बताए थे, कौन सा, मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना। करवा चुके हैं ये प्रश्न को पहले ही करवा चुके हैं, जब घोषणा हुई थी उसी बात कर किए थे एक बार, लेकिन फिर से बात करते हैं। मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता योजना की भी जो है शुरुआत किसके द्वारा कर दिया गया है, तो ये आपको पहले ही ऐलान किया गया था। इस योजना का भी जो है शुभारंभ नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया। अब देखिए घोषणा किसी और के द्वारा किया जा रहा है, आपको इसका उद्घाटन किसी और के द्वारा या शुभारंभ किसी और के द्वारा किया जा रहा है। तो यहाँ पर जो है पीएम मोदी इस योजना का शुभारंभ कर रहे हैं, कौन सा, मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता। और मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता के अंतर्गत जो है बिहार के जो है बेरोजगार को 2 वर्षों तक के लिए क्या दिया जाएगा, प्रति माह जो है 1000 रुपया दिया जाएगा। तो ये प्रश्न आप लोगों को पहले ही करवा चुके हैं। और इन दोनों का उद्घाटन किसके द्वारा किया जा रहा है, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया जा रहा है। तो अच्छे से याद रहेगा, पहले भी प्रश्न ये करवाए हैं तो याद रहना चाहिए आप लोगों को। चलिए अगले प्रश्न पर बात करते हैं। सीधे तौर पर हम लोग जो है नेक्स्ट प्रश्न लेते हैं। और अगला प्रश्न क्या है, ये भी प्रश्न राज्यों से संदर्भित है। क्या है राज्यों से संदर्भित है, ये बात करते हैं। हाल ही में जो है किस राज्य के निवासियों को मालिकाना हक देने के लिए महाजय घर योजना, देखिए योजना जब भी रहेगा तो आपको अच्छे से याद रहना चाहिए, खास करके आने वाले दिनों में जब रेलवे का आप एग्जाम दीजिएगा तो रेलवे जो है बहुत ही ज्यादा योजना पूछता है ना। रेलवे अब वो पद्धति छोड़ दिया है पूछना की जो स्पीडी तैयार करिए एकदम छोटे छोटे स्तर पर, है ना, प्रश्न को तैयार करिए। और आप सोचते थे कि स्पीडी तैयार करके क्या कर लेंगे, जीएस तैयार कर लेंगे। तो अब जो है रेलवे अपना पैटर्न चेंज कर चुका है प्रश्न पूछने का, और खास करके जो है वो मंत्रालय से और योजना से भर भर के प्रश्न पूछता है रेलवे में। तो यहाँ पर है योजना जो भी है, राज्य का हो केंद्र का हो, आपको खास करके रेलवे के लिए एग्जाम के लिए आपको ध्यान रखना है। वैसे किसी भी एग्जाम के लिए है जो योजना आपके लिए महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। तो महाजय ध्यान रखना है कि महाजय घर योजना, तो महाजय घर योजना की शुरुआत जो है किस राज्य के द्वारा किया गया है, तो महाजय घर योजना की शुरुआत यदि बात करते हैं इसका सही आंसर क्या बनेगा, इसका आंसर जो बन रहा है क्या बनेगा, गोवा बनेगा। क्या बनेगा, महाजय घर योजना जो है आपको गोवा। और यहाँ पर देखते हैं कि जिसका घर जो 1972 से सरकारी जमीन पर तैयार है उसको जो है एक तरह से सरकार के द्वारा क्या दिया जाएगा, मान्यता, किसके अनुसार से, तो महाजय घर योजना गोवा राज्य के निवासियों को लिए जो है मालिकाना हक प्रदान करने वाला है। क्या करेगा, मालिकाना हक दे देगा। और जिसका घर, या यहाँ पर लिखा हुआ है कि जिसके तहत जो 1972 से पहले बने घरों को जो है वैधानिक मान्यता, इसका अर्थ क्या है कि 1972 से पहले यदि आपका कहीं ना कहीं सरकारी जमीन पर घर है, जो गोवा वाले की बात कर रहे हैं कि गोवा वाले राज्य में किसी का सरकारी जमीन पर घर है, वो बना के रह रहे थे लेकिन उसको वैधानिक मान्यता नहीं प्राप्त की जा रही थी, तो महाजय आपको घर योजना के तहत जो है क्या मिल जा रहा है, वो वैधानिक मान्यता प्राप्त हो जाएगी। और इसका उद्देश्य है कि गोवा के लाखों नागरिकों को उनके घरों पर अधिकार देना है, जिससे वे अपने घरों का नवीनीकरण कर सके, उन्हें गिरवी रख सके, या कह सकते हैं कि अपना स्वामित्व जो है क्या कर सके, हस्तांतरित कर सके, अपने बच्चों को दे सके, और अपने बच्चे से अपने बच्चों को जो हस्तांतरित कर सकते हैं, या अपने दादा परदादा इधर उधर जो भी कह सकते हैं वो हस्तांतरित कर सके, है ना। बेचना चाहेगा तो बेच भी सकता है। और गोवा की राजधानी की बात करते हैं, गोवा की राजधानी जब भी बात करें कि राज्य आता है तो प्रतिदिन बात करते हैं कि राज्य जो भी राज्य आएगा उसकी राजधानी, मुख्यमंत्री कौन है, राज्यपाल कौन है, और लोकसभा की सीट, राज्यसभा की सीट प्रतिदिन बात करते हैं। तो यहाँ पर आज का नाम है गोवा का, तो गोवा की राजधानी सभी कोई जान रहे होंगे पणजी है, ये तो आपको सभी को मालूम होगा। मुख्यमंत्री भी लगभग सभी को याद रहता है, मुख्यमंत्री गोवा के वर्तमान में कौन है, प्रमोद सावंत है। याद है तो अच्छी बात है, याद नहीं है तो आपको याद रखना है। राज्यपाल याद नहीं रहता, और गोवा के हाल ही में नए राज्यपाल बने हैं, कौन बने हैं, अशोक गजपति राजू बने हैं। यदि आपके किताब में क्या लिखा हुआ है, यदि आपके किताब में पहले वाला कुछ नाम लिखा हुआ है तो उसको जो है आपको एडिट करके लिख लेना है, क्या लिख लेना है, अशोक गजपति राजू। क्योंकि गोवा के नए राज्यपाल, जब गोवा का नए राज्यपाल नियुक्त किया गया था उस वक्त आप लोगों को प्रश्न करवा दिए थे। यदि आप नहीं किए हैं प्रश्न तैयार तो यहाँ पर जो है आप अभी भी कर सकते हैं कि गोवा के नए राज्यपाल तैयार हुए हैं, बने हैं, कौन बने हैं, नियुक्त हुए हैं, अशोक गजपति राजू, याद रहेगा। उसके बाद लोकसभा की यदि सीटों की बात करते हैं तो गोवा में आपको 2 सीटें देखने को मिलेगी। यदि राज्यसभा की सीटों की बात करते हैं तो आपको गोवा में मात्र आपको 1 सीट देखने को मिलेगा राज्यसभा की। समझ रहे हैं, तो आपको ध्यान रखना है महाजय घर योजना किसके द्वारा, जो आपको गोवा के मुख्यमंत्री हैं प्रमोद सावंत जो आपको देखने को मिल रहा है, प्रमोद सावंत के द्वारा जो है महाजय घर योजना की शुरुआत की गई है। और महाजय घर योजना आपको अब समझ में आ चुका होगा, जिसका घर 1972 से पहले से सरकारी जमीन पे है उनको जो है अब मान्यता प्रदान किए जाएंगे। तो समझ रहे हैं, फायदा सीधे तौर पर जो है नागरिकों को फायदा देखने को मिल रहा है। यदि सरकारी जमीन पर बसे हुए है ना,
तो उसको क्या हो जाएगा, उसको अपना जमीन का अब कह सकते हैं कि प्रदान कर दिया कि चलो तुम्हारे दे दिए तुम्हारे नाम से, है ना, दान कर दिए, ठीक है, सरकार बोलेगा चलो तुम्हारे नाम से दे दिए, है ना, तुमको प्रदान कर देते हैं ये जमीन, बहुत दिनों से तुम रह रहे हो इस पे। चलिए अगले प्रश्न पर बात करते हैं। अगला प्रश्न जो है, अगले प्रश्न पर बात करते हैं, ये अभ्यास से संदर्भित प्रश्न है और अभ्यास से संदर्भित प्रश्न है। आप लोग कमेंट नहीं कर रहे हैं, कमेंट करिए, कमेंट कर देते हैं तो आप लोगों को पता चल रहा है कि हाँ आप लोग सही तरीके से पढ़ रहे हैं ना। क्या आप लोगों का कमेंट ऑन नहीं है? कमेंट ऑन है आप लोगों का, है ना, कमेंट करिए, ठीक है, यदि कमेंट आप लोग करते हैं तो थोड़ा सा सही रहता है, ठीक है, लग रहा है कि तब लगता है कि हाँ चलिए बना रहे हैं और आप लोगों के लिए जो मेहनत हो रहा है तो वो जो है मेहनत जो है एक तरह से सकारात्मक दृष्टि से सही दिशा में जा रही है। चलिए अगले प्रश्न पे बात करते हैं और अगला प्रश्न क्या है यहाँ पर आइए बात कर लेते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न जो आप लोगों के लिए है, अभ्यास कोंकण 2025। सबसे पहला तो है कि अभ्यास से संदर्भित प्रश्न है और अभ्यास से संदर्भित प्रश्न है तो क्या ये प्रश्न पूछा जाता है या नहीं पूछा जाता है, पहले तो ये हम लोगों को जानकारी होनी चाहिए। तो जरूर पूछा जाता है ना, अभ्यास जरूर पूछा जाता है कि कौन दो देशों के बीच में हुआ है और वो किस सेना के द्वारा अभ्यास किया गया था, सेना कौन से उसमें भाग ले रही थी, वायुसेना, थल सेना, जल सेना, कौन सा सेना भाग ले रही थी, ये सब पूछा। यहाँ पर देखिए कोंकण है, क्या है, कोंकण तट भी आपको जानकारी होनी चाहिए कि पश्चिम की तरफ है या पूर्व की तरफ है, किधर है, ये कोंकण का तट जो है आपको भारत के किस तरफ देखने को मिलेगा, तो ये आपको पश्चिम की तरफ जो गोवा का जो क्षेत्र देखने को मिल रहा है वहां पर आपको ये देखने को मिलेगा और उसी से संदर्भित ये नाम लिया गया है। तो अभ्यास कोंकण 2025 जो है किन दो देशों के बीच में पूछा जा रहा है कि किन दो देशों के बीच में जो है ये द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास है। अब देखिए सभी चीज लिखा हुआ है, प्रश्न में बहुत सारा चीज लिखा हुआ है, दो देशों के बीच में जो है और कौन सा अभ्यास है, द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास है ना। तो सीधी सी बात है कि नौसैनिक वाला अभ्यास है तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं जल का भाग है ना, नौसेना वाला कहाँ जल में ही रहेंगे ना, ठीक है, तो ये आपको समुद्र महासागर में देखने को मिलता है। उसका अब देखिए कौन से देश में, तो भारत फ्रांस या भारत जापान या भारत यूनाइटेड किंगडम या भारत संयुक्त राज्य अमेरिका, कौन से दो देश हैं, तो यहाँ पर जो आंसर एक तो भारत तो बनेगा, सभी में ऑप्शन में है भारत। भारत के साथ कौन सा देश है, तो भारत के साथ जो आपको देखने को मिलेगा कौन सा देखने को मिलेगा, ब्रिटेन का नेवी देखने को मिलेगा अर्थात यूनाइटेड किंगडम, है ना। ब्रिटेन के अंतर्गत आप जो यूनाइटेड किंगडम के अंतर्गत ही आता है, कौन सा आता है, ब्रिटेन की जो रॉयल नेवी आती है किसके अंतर्गत आता है, आपको यूनाइटेड किंगडम के अंतर्गत आता है ना। यूनाइटेड किंगडम आप लोग पढ़े होंगे कि यूनाइटेड किंगडम बोला जाता है, देश को यूनाइटेड किंगडम नाम होता है और एक क्षेत्र को ब्रिटेन बोला जाता है, एक क्षेत्र को इंग्लैंड बोला जाता है ना, और सभी को मिला के कह सकते हैं कि यूके बोला जाता है। यहाँ पर आइए, वो आपका है ज्योग्राफी का विषय, ज्योग्राफी में आप लोग पढ़े होंगे तो अच्छी बात है, नहीं पढ़े होंगे तो आप लोगों को पढ़ने के लिए आने वाले दिनों में मिलेगा, यदि नहीं पढ़े तो मिलेगा पढ़ने के लिए। चलिए भारतीय नौसेना और ब्रिटेन की रॉयल नेवी, किसके बारे में बात कर रहे हैं, भारतीय नौसेना के बारे में तो आपको जानकारी है और साथ साथ में जो है ब्रिटेन की रॉयल नेवी के बीच जो है द्विपक्षीय अभ्यास होता है और अभ्यास का क्या नाम है बाबू, तो अभ्यास का नाम अच्छे से याद रखिएगा, कोंकण, है ना, कोंकण अभ्यास है ना। तो अभ्यास क्या है, कोंकण अभ्यास जो है आपको किन दो देशों के बीच में, तो भारतीय नौसेना और ब्रिटेन की रॉयल नेवी या आप देश यदि रहे तो आपको यूनाइटेड किंगडम के बीच में ये अभ्यास हो रहा है। सीधी सी बात है, अभ्यास इससे ज्यादा जरूरत नहीं है आपको याद रखने के लिए। ये दृष्टिकोण अपनाया गया है कि आपको 2000 कब तक के लिए, 2035 की दृष्टि से ये अपनाया जा रहा है, अभ्यास किया जा रहा है, अभी इसके लिए छोड़ देना है। और नाम आपको जैसे ही आता है किसका, यूनाइटेड किंगडम का, तो यूनाइटेड किंगडम के बारे में आपको प्रतिदिन बात कर रहे हैं कि जब भी देश का नाम आएगा तो देश के बारे में क्या बात करेंगे, राजधानी क्या है, मुद्रा क्या चलती है और महत्वपूर्ण देश है तो वहां के प्रधानमंत्री कौन है। तो यूनाइटेड किंगडम क्या है, विश्व पटल पर देखने को मिलेगा एक महत्वपूर्ण देश है और हम लोगों पर ये कभी ना कभी क्या था, राज भी किया था, तो इसके बारे में भी जानकारी होनी चाहिए कि यूनाइटेड किंगडम जिसकी राजधानी क्या है, लंदन, बचपन से आप लोग पढ़ते आ रहे हैं, ये राजधानी तो याद रखने में कोई दिक्कत नहीं है। मुद्रा कभी कभी याद नहीं रहता है, तो मुद्रा जो है यूनाइटेड किंगडम में कौन सी मुद्रा चलती है, बहुत लड़के जो है आपको डॉलर लगा देता है, यहाँ पर जो मुद्रा चलती है कौन सी मुद्रा चलती है, स्टर्लिंग पाउंड चलती है। स्टर्लिंग याद भी नहीं रहता है तो कोई बात नहीं, कम से कम पाउंड याद रखिएगा, कौन से है मुद्रा है आपको, स्टर्लिंग पाउंड है। यदि बात करें कि प्रधानमंत्री वर्तमान में कौन है यहाँ आपको यूनाइटेड किंगडम में, तो प्रधानमंत्री कौन है, कीर स्टारमर है। कौन है प्रधानमंत्री, कीर स्टारमर आपको नए प्रधानमंत्री बने हैं, कहाँ के, यूनाइटेड किंगडम के, ब्रिटेन के कह सकते हैं, इंग्लैंड के कह सकते हैं, लंदन तो राजधानी उसकी है ना। तो ये आपको ध्यान रखना और ये जो है नौसैनिक अभ्यास है, याद रहेगा, कोंकण अभ्यास आपको भारत और किसके बीच में, यूके के बीच में, यूनाइटेड किंगडम के बीच में। चलिए अगले प्रश्न पर बात करते हैं और अगला जो प्रश्न आप लोगों को देखने को मिलता है, आपके पास मौजूद है आधार, और आधार भी मौजूद है और आपके घर में क्या होगा, छोटे छोटे बच्चे होंगे, है ना। जब छोटे छोटे बच्चे होंगे क्या उनका आधार बना है, यदि आधार बना है तो क्या अपडेट की आवश्यकता है। इसी पे जो है भारत सरकार के द्वारा जो है कुछ गाइडलाइन जारी किया गया है। क्या है गाइडलाइन, इसके अंतर्गत जो है क्या प्रश्न बनाया जा सकता है, वो भी प्रश्न हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। आइए देखते हैं। तो बच्चों के लिए जो है, बच्चों के लिए है, बार बार बात कर रहे हैं बच्चों के लिए, बच्चों के लिए जो है ये आपको आधार बायोमेट्रिक अपडेट अनिवार्य
रूप से जो है किस उम्र के लिए आवश्यक है। तो यहां पर देखिए ध्यान रखना है कि अपडेट लिखा हुआ है, और अपडेट क्या है, अनिवार्य है। अनिवार्य रूप से क्या करना है, अपडेट करवाना ही पड़ेगा। ठीक है, यदि अपडेट नहीं करवाते हैं तो आपको हो सकता है कि किसी का लाभ ना मिल सके। तो अपडेट अनिवार्य रूप से जो है लिख रहा है कि किस उम्र में जो है आप लोगों को प्रश्न पूछा जा सकता है कि किस उम्र में आवश्यक है। तो उम्र जो निर्धारित किया गया है कब कब अपडेट करने का, छोटे बच्चे के लिए, तो छोटे बच्चे के लिए जो अपडेट, 2 अपडेट आपको आवश्यक है, और 2 अपडेट है। एक है 5 वर्ष पर, पहला 5 वर्ष पर 2 अपडेट, पहला 5 वर्ष पर अपडेट करना आवश्यक है, और दूसरा जो अपडेट आवश्यक है आपको 15 वर्ष पर है ना। देखिए छोटे बच्चे के लिए आधार क्या बनता है या नहीं बनता है, 5 वर्ष से छोटे बच्चे के लिए आधार बनता है या नहीं बनता है, पहले ये जानकारी होनी चाहिए। आधार बनता है ना, आधार बनाया जा सकता है, लेकिन उसमें क्या है, उसमें जो है देखने को मिलेगा जो 5 वर्ष से छोटे बच्चे हैं उसमें उसको जो है बायोमेट्रिक के अंतर्गत जो है आपको देखने को मिलेगा जो उंगलियों का निशान लिया जाता है। उंगली छोटे बच्चे के लिए नहीं लिया जाता, पहले लिया जाता था, अब नहीं लिया जाएगा, है ना। छोटे बच्चे का नहीं लिया जाता है। उसके बाद उसका जो आंखों की जो पुतली का जो बायोमेट्रिक लिया जाता है, तो आंखों की पुतली का भी बायोमेट्रिक नहीं लिया जाता है 5 वर्ष से छोटे बच्चे का। लेकिन जब जैसे ही 5 वर्ष पूरेगा, जैसे ही 5 वर्ष पूरेगा तो उसका क्या होगा, बायोमेट्रिक लिया जाएगा, और बायोमेट्रिक के लिए उसको आना पड़ेगा, आधार सेंटर जा सकता है या कहीं जा सकता है। उसमें जो है उंगलियों का निशान 5 वर्ष की जैसे आयु पूरी करेगा तो उसको जो है उंगलियों का निशान देना पड़ेगा, है ना। और आंखों की जो पुतली है उसकी भी तस्वीर क्या करना पड़ेगा, एक तरह से उसको अनिवार्य रूप से अपडेट कराना होगा। ये तो 5 वर्ष हो गया, 5 वर्ष से पहले ये आवश्यक नहीं है, उंगली और आंख के जो पुतली है उसको आवश्यक नहीं है, लेकिन जैसे 5 वर्ष होगा तो ये अनिवार्य हो जाता है करवाना। उसके बाद जो है ये पहला अनिवार्य था, बायोमेट्रिक का पहला ये अपडेटिंग था। उसके बाद दूसरा अपडेट क्या होगा, तो छोटे बच्चे को है जो आपका उंगलियों का निशान क्या होता है, धीरे धीरे परिवर्तन होता है। तो 15 वर्ष के बाद जो है लगभग फिक्स हो जाता है कि यही आपका उंगलियों का जो है उसमें देखने को मिलेगा, आपको जो आकार तैयार होती है वो लगभग फिक्स हो जाता है। तो 15 वर्षों के बाद क्या हो जाएगा, आप फिर से अपडेट कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद रुपया लिया जाएगा। यहाँ पर रुपया नहीं लिया जाएगा भारत सरकार के द्वारा 15 वर्ष। तो यहाँ पर जो आपको देखने को मिलेगा 15 वर्ष तक के बच्चे के लिए फिर से अपडेट की आवश्यकता पड़ती है, और 15 वर्ष की आयु होने पर जो है एक बार फिर बायोमेट्रिक्स अपडेट कराना क्या हो जाएगा, जरूरी हो जाएगा, जो कि दूसरा आपको कह सकते हैं कि अपडेटिंग है। तो ये आपको 2 अपडेट और दोनों अपडेट आपको याद रखना है ना। याद रहेगा कि भारतीय विशिष्ट पहचान पत्र आपको जो आपके पास क्या है, आधार जो आपको देखने को मिल रहा है, जो आधार प्रदान करता है आपको किसके द्वारा प्रदान किया जाता है, तो आपको भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के द्वारा ये प्रदान किया जाता है। ये भी जानकारी होना चाहिए कि आपको जो आधार मिला है किसके द्वारा मिला है। आपको देखिएगा उस पर लिखा हुआ रहता है ना, UID लिखा हुआ, यहाँ पर देखिएगा आपको लिखा हुआ रहेगा UIDAI लिखा हुआ रहता है ना। यहाँ पर आपको ध्यान से देखिएगा तो ये आपके आधार पर लिखा हुआ रहेगा, और इसी के द्वारा जो है इसको हिंदी में बोलते हैं भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण बोलते हैं, और इसी के द्वारा जो है आपको एक आधार प्रदान किया जाता है, एक नंबर आपको प्रदान किया जाता है। और ये जो है छोटे बच्चे के लिए जो है अनिवार्य जो है बायोमेट्रिक्स अपडेट सभी के लिए क्या कर दिया है, शुल्क जो है माफ कर दिया है। 15 वर्ष के जो छोटे बच्चे होंगे उसके लिए माफ रहेगा, सभी के लिए नहीं रहेगा। ये नहीं कि आप कोई बड़े व्यक्ति जाएंगे तो उसको 125 रुपया लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो है एक आप देखने को मिलेगा छोटे बच्चे के लिए क्या रहेगा, ये माफ रहेगा। और इससे कितने बच्चों को फायदा मिलने वाला है, तो आप लगभग 6 करोड़ बच्चों को जो है इससे फायदा मिलने की उम्मीद है। और ये जो है 1 अक्टूबर 2050 से जो है ये लागू कर दिया गया, और इसकी अवधि जो है 1 वर्ष के लिए रखा गया। ये सुविधा कब तक के लिए रहेगा, ये नेक्स्ट वर्ष के लिए रहेगा, 2025 से लेकर 2026। हो सकता है इसको बढ़ाया जा सकता है, लेकिन अभी जो है अवधि रखा गया है, 1 वर्ष रखा गया। और ये जो है 1 अक्टूबर 2025 से क्या है, लागू इसको कर दिया गया है। और 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों का जो कह सकते हैं कि आधार के लिए नामांकन, उसकी जो है तस्वीर, नाम, जन्मतिथि, लिंग, पता और जन्म प्रमाण पत्र के द्वारा प्रदान किया जाएगा। यहाँ पर देख रहे हैं क्या क्या चीज है, तस्वीर ले सकते हैं, और उसके बाद नाम लिया जा सकता है, जन्मतिथि लिया जाएगा, लिंग कौन से लिंग के हैं, है ना। उसके बाद पता उसका क्या है, कहां पर उनका घर है, जन्म प्रमाण पत्र यदि उसके पास है तो जन्म प्रमाण पत्र का जो है प्रदान करके ये क्या जा सकता है, उसका आधार बनाया जा सकता है। लेकिन क्या नहीं ले रहे हैं, 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए जो है क्या नहीं ले रहे हैं, तो उसका उंगलियों का निशान नहीं ले रहे हैं, और आंखों की पुतलियों का जो है बायोमेट्रिक्स नहीं लिया जा रहा है। तो ध्यान रखना इस बातों को, ठीक है। इसी वजह से जो है अपडेटिंग, इसको 2 अपडेट की आवश्यकता पड़ने वाली है। और अपडेट आप लोगों के लिए प्रश्न पूछा जा सकता है, तो जानकारी भी होनी चाहिए, और जानकारी के साथ साथ आपको प्रश्न तैयार भी रहना चाहिए। जानकारी इसलिए बता देते हैं कि जानकारी जब भी इसलिए बताते हैं क्यों, क्योंकि जो है छोटे बच्चे सभी के घर में रहते ही हैं, तो जानकारी भी आवश्यक है। करंट अफेयर्स का अंतर्गत क्या होता है कि कम से कम आप लोगों को एक जागरूक करना है ना। प्रश्न तो तैयार होना ही, साथ साथ जो है आप लोग जागरूक भी रहे। चलिए, गुड मॉर्निंग आप लोग लिख रहे हैं, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, ठीक है सभी को। चलिए, गुड मॉर्निंग शुरुआत में ही हो जाती है, आप लोग जो है बाद में जुड़ते हैं ना, कोई बात नहीं है, जब जुड़ रहे हैं उस वक्त गुड मॉर्निंग आप लोगों को, ठीक है। और
यहाँ पर मैसेज है, किसका मैसेज है? वीरेंद्र जी का है और उसके बाद गुंजन जी का है ना। चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न पर बात करते हैं, और आप लोग जो है आंसर देने के प्रयास करिए, ठीक है। आंसर जो भी जान रहे हैं उसका प्रयास करिए कि आंसर देने का, और आंसर जो है आपको प्रतिदिन बात कर रहा है कि आंसर देने का थोड़ा सा तरीका ये रखिए कि जो या तो नंबर के साथ आप लिखिए कि 7 का जो भी आपको लग रहा है आंसर, ABCD में जो भी लग रहा है वो आंसर लिखिए, या आप डायरेक्ट तौर पर लिख सकते हैं। आपको लग रहा है कि हरिद्वार, लद्दाख, या लग रहा है कि माउंट आबू या राजगीर, जो भी लग रहा है तो आप एक क्षेत्र का नाम लिख सकते हैं। इससे पता चल जाएगा कि हाँ आप जो है किस प्रश्न का जवाब आप दिए हैं। ABCD से पता नहीं चल पाता है कि आप किस प्रश्न का, आप 7 का प्रश्न का जवाब दे रहे हैं या आप 6 प्रश्न का जवाब दे रहे हैं या 5, इस तरह से पता नहीं चल पाता है। तो ये आप ध्यान रखेंगे कि जब भी आप प्रश्न का जवाब देते हैं या तो नंबर के साथ आप ABCD लिखिए, या तो आप डायरेक्ट क्या लिखना है, आपको क्षेत्र लिख दीजिए, है ना। इस तरह से प्रश्न का जवाब आप लिखिए जिससे कि समझ में आसानी तौर पर जो है आए कि आप किस प्रश्न का जवाब दे रहे हैं, है ना, कि आपका प्रश्न सही है या आंसर सही है। जैसे आप लिख रहे हैं, गुंजन जी का मैसेज आ रहा है कि 7 का आंसर जो है 7 का आप बी दे रहे हैं, बिल्कुल सही आंसर दे रहे हैं, है ना। आइए इस प्रश्न को हम लोग जो है एक बार देख लेते हैं। यहाँ पर पूछा जा रहा है कि हाल ही में जो है दुनिया का सबसे ऊंची सड़क जो है किस स्थान पर बनाई गई है। तो दुनिया का पूछा रहा है कि दुनिया की सबसे ऊंची सड़क जो है किस स्थान पर तैयार किया गया है। तो ये यहाँ पर तैयार किया गया है लद्दाख में, है ना। तो ये दुनिया का सबसे ऊंचा सड़क है। और कुछ दिन पहले जो है आप लोग कमेंट करके बताइए कि कुछ दिन पहले जो है आप लोग को बताए थे दुनिया का सबसे ऊंचा पुल किस देश में बनाया गया है। ये प्रश्न बताएंगे नहीं क्योंकि आप लोगों को करवा चुके हैं। प्रश्न को फिर से बात कर रहे हैं, दुनिया का सबसे ऊंचा पुल यदि पूछे आप लोगों से कि दुनिया का सबसे ऊंचा पुल वर्तमान में बात कर रहे हैं, और आप लोगों को कवर करवा चुके हैं दुनिया में सबसे ऊंचा पुल जो है किस देश में। आसान प्रश्न पूछ रहे हैं, नाम नहीं पूछ रहे हैं कि पुल का क्या नाम है ना। तो आप जो है बताइए कि किस देश में तैयार किया गया है। आप कमेंट करके आंसर दे सकते हैं। आप लोगों का आंसर का हम कमेंट में देखेंगे कि आप आंसर दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं। हम लोग तब तक बातचीत कर लेते हैं। ये दुनिया का सबसे ऊंचा सड़क के बारे में बात कर लेते हैं। ये तो सबसे पहले आप जान ही चुके हैं कि कहां पर तैयार किया गया है, ये लद्दाख में। और ये जो है यहाँ पर गाड़ी आसानी से मोटर योग्य इसको तैयार किया गया है। और ये भारत के पूर्वी क्षेत्र में जो है किस दर्रे के पास, तो पूर्वी क्षेत्र में जो है मिगला दर्रा, नाम याद रखिएगा मिगला दर्रा, ज्योग्राफी में आप लोगों को पढ़ाया गया होगा। मिगला दर्रा पर ये क्या है, बनाई गई है। और जो समुद्र तल से यदि पूछे कि समुद्र तल से इसकी ऊंचाई कितनी है, तो समुद्र तल से उसकी ऊंचाई जो है 19,400 फीट की ऊंचाई पर यह अवस्थित है। और इस सड़क को जो है, इस सड़क को बनाने का काम किसके द्वारा है, इस सड़क को जो तैयार किया है किसके द्वारा तैयार किया गया है, तो ये सीमा सड़क संगठन के द्वारा ये जो है आपको सड़क बनाई गई है। किसके द्वारा तैयार किया गया है, तो आपको जो है BRO, जिसको कि हम लोग बोलते हैं सीमा सड़क संगठन बोलते हैं, इसके द्वारा ये तैयार किया गया है। और किस मार्ग पर, तो मार्ग भी यदि आपको आवश्यक है तो आप याद रख सकते हैं। मार्ग का क्या नाम है, तो आपको लिकारुमिक लाफुकचे, है ना, क्या है, लिकारुमिक लाफुकचे मार्ग का ये क्या है, हिस्सा है। और जो सामरिक रूप से महत्वपूर्ण है और हानले से ये फुकचे को जोड़ने का काम करता है। ये सब नाम आप लोग नहीं सुने होंगे, है ना, हानले, फुकचे। ये जो है छोटे से कस्बा तौर पर यहाँ पे जाना जा सकता है। जैसे हम लोग शहर देखते हैं, यहाँ पर तो शहर आपको नहीं दिखाई पड़ेगा, पहाड़ी इलाका है तो शहर है, छोटे छोटे कस्बा आपको देखने को मिलता है। तो ये हानले और फुकचे को ये क्या करता है, जोड़ने का काम करता है। और मार्ग आपको आवश्यक याद रखना है कि लिकारुमिक ला फुकचे मार्ग है, नाम है। और दर्रा यदि याद रखना चाहता है तो कम से कम आप दर्रा याद रख सकते हैं कि मिगला दर्रा के पास जो है इसको तैयार किया गया है ना। चलिए मैसेज आपका आ रहा है, किसका मैसेज है, संजय कुमार का है। आंसर आपका चाइना है, बिल्कुल सही आप जवाब दे रहे हैं ना कि दुनिया का हाल ही में, और आप लोगों को कवर करवा चुके हैं कि दुनिया का सबसे ऊंचा पुल जो है कहां पर तैयार किया गया था, आपको चाइना में तैयार किया गया था, बिल्कुल सही है ना। और यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि दुनिया का सबसे ऊंचा पुल, तो जब भी करंट अफेयर्स के अंतर्गत इस तरह से ऊंचा रहे, लंबा रहे, जो भी रहे, है ना, तो ये हम लोग तैयार करने की कोशिश करेंगे। और ये आप लोगों के लिए प्रश्न सीधे तौर पर पूछा जाता है। और ये किस भाग से आपको जो है विविध के तरीके से, ज्योग्राफी के विविध के तरीके से ये लोग पूछा, ये सब पूछा जाता है चैप्टर। चलते हैं अगले प्रश्न पर बात करते हैं। और अगला नेक्स्ट प्रश्न हम लोग के पास क्या है, और ये भी प्रश्न आप लोगों को बहुत पहले करवा चुके हैं। जब इसकी घोषणा हुई थी कि हम लोगों की तरफ से प्रतिनिधि मंडल की तरफ से कौन जाएंगे, उसका प्रतिनिधित्व तो कौन करेंगे, ये घोषणा जब हुई थी उस वक्त भी करवाए थे। अब फिर से एक बार करवा रहे हैं कि 68वां राष्ट्रमंडल, आप लोग एक बार फिर से अच्छे से देखिए। आप लोग से जो हो सकता है कि आप लोग जो है उस वक्त इस सेगमेंट से नहीं जुड़े होंगे, तो आप लोग जो है फिर से एक बार देख लीजिए। 68वां राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन किस देश में जो है आयोजित किया जाएगा। पूछा जा रहा है कि 68वां राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन जो है किस देश में इसका आयोजन किया जाएगा, तो इस किस देश में आयोजन किया जाएगा, आंसर दे सकते हैं आप लोग। यदि आपके पास आंसर जानकारी है तो आप आंसर दे सकते हैं, बताइए। रुकते हैं आपके लिए थोड़ा सा, कुछ सेकंड आपको समय देते हैं, आंसर दे सकते हैं। अब तक मैं तो दे देना चाहिए कि 68वां राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन का आयोजन जो है किस देश में होने वाला है। आइए बता देते हैं आप लोगों को। जब तक आप आंसर दे रहे हैं तो अच्छी बात है, यदि नहीं जानते हैं तो यहाँ पर जो जान लीजिए, इसका आयोजन कहाँ पर होने वाला है, बारबाडोस में होने वाला है। कहाँ पर आंसर होने वाला है, तो इसका आंसर जो है बारबाडोस। बारबाडोस क्या आपको जानकारी है, बारबाडोस किस महाद्वीप में है,
बता सकते हैं, महाद्वीप बता सकते हैं, आपको यदि जानकारी है तो महाद्वीप बता सकते हैं, है ना। चलिए तब तक हम लोग बातचीत करते हैं, क्या बातचीत करते हैं कि लोकसभा के जो अध्यक्ष है वर्तमान तौर पर, कौन है हम लोकसभा के अध्यक्ष वर्तमान में, ओम बिरला है। और इनके द्वारा 5 से 12 अक्टूबर 2025 तक जो है ब्रिज टाउन बारबाडोस में आपको आयोजित होने वाला है 68वें राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन। और जिसमें भारतीय संसदीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व कौन करेंगे, तो प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व करेंगे हम लोग जो लोकसभा के अध्यक्ष हैं आपको ओम बिरला, इनके द्वारा। और ये आयोजन कब से, तो ये 5 से 12 अक्टूबर 2025 तक जो है ये आयोजन कहां पर होने वाला है, बारबाडोस की राजधानी ब्रिज टाउन में। तो बारबाडोस जो है, यदि आपके पास जानकारी है तो अच्छी बात है। तो बारबाडोस का जो है क्या है, राजधानी ब्रिज टाउन, ये तो आपको बता ही चुके हैं। और इस वर्ष का जो है आपको याद रखना है कि 68वें जो होने वाला है आपको संसदीय राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन। और इसका विषय क्या रखा गया है, तो विषय आप लोग ध्यान रखिएगा, विषय हो सकता है कि पूछा जा सकता है। तो एक लाइन आप लोगों के सामने से गुजरना चाहिए, क्या, द कॉमनवेल्थ ए ग्लोबल पार्टनर, क्या, द कॉमनवेल्थ ए ग्लोबल पार्टनर, या हिंदी में लिखा हुआ रहेगा, क्या लिखा हुआ रहेगा आपको, राष्ट्रमंडल एक वैश्विक साझेदार, क्या लिखा हुआ है, राष्ट्रमंडल एक वैश्विक साझेदार। या इंग्लिश में आपको इस तरह से लिखा हुआ रहेगा, इंग्लिश में भी इस तरह से कॉमन वेल्थ लिख सकता है ना, डायरेक्ट हिंदी में आपको लिख देता है, इसको वर्जन कर देता है हिंदी में, तो ग्लोबल पार्टनर है ना, तो याद रखिएगा। और यहाँ पर जो है क्या है, बारबाडोस, बारबाडोस की राजधानी क्या है, ब्रिज टाउन है, क्या है, ब्रिज टाउन। आपको मैप में दिखा देंगे कि बारबाडोस कहाँ पर है। तो बारबाडोस जो है आपको किस महाद्वीप के अंतर्गत आता है, तो बारबाडोस जो है महाद्वीप यदि बात करें तो ये आपको उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के अंतर्गत आता है। और यहाँ पर मुद्रा की बात करें तो मुद्रा कौन सी चलती है, आपको डॉलर मुद्रा चलती है। कौन सी मुद्रा चलती है, यहाँ पर आपको डॉलर मुद्रा चलती है। यदि बात करें बारबाडोस के राष्ट्रपति के बारे में, तो राष्ट्रपति वर्तमान में कौन है, तो डेम सेंट्रा मैसन है। और यहाँ पर प्रधानमंत्री कौन है, मिया मोटली है। प्रधानमंत्री हो सकता है कि आपको आवश्यक नहीं है, क्योंकि ये उतना भारत का यहाँ से जो है कह सकते हैं उतना व्यापार नहीं होता है, छोटे देश हैं तो व्यापार तो होता है लेकिन उतना व्यापार नहीं होता है, प्रसिद्ध नहीं है जैसे अमेरिका सब। तो यहाँ पर आप केवल याद रखिए क्या, कि ब्रिज टाउन क्या है, इसकी राजधानी, और मुद्रा को क्या चलती है आपको डॉलर। और महाद्वीप याद रखिए, क्योंकि ये छोटा सा जब भी देश रहता है तो वो पता नहीं चलता है किस महाद्वीप के अंतर्गत है। आइए इसको जो है हम आपको एक बार झलक दिखा देते हैं। मैप यदि देखे होंगे आप, एटलस पढ़े होंगे, तो एटलस में आपको ये बारबाडोस कहां पर देखने को मिलेगा। बारबाडोस यदि अच्छे से आप देखिएगा तो बारबाडोस कहां पर आपको ये देखने को मिलेगा। अब देखिए ये जो है आपको कैरेबियन सागर देखने को मिलेगा। आप देखिएगा उत्तरी अमेरिका महाद्वीप जाइएगा, कहां पर जाइएगा, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप और दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप जो होगा उसके बीच में आपको क्या देखने को, ये देखिए नीचे में क्या है, ये जो नीचे वाला भाग जो आपको देखने को मिलता है ये दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप है ना। नीचे वाला जो आपको अस्तर वाला भाग है, ये नीचे में आपको क्या देखना है, वेनेजुएला आपको देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर वेनेजुएला सब है, कोलंबिया सब है ना। तो ये नीचे अभी दक्षिणी अमेरिका पर नहीं जाना है, ठीक है। यहाँ पर ध्यान रखना है, ये आपको नीचे में दक्षिणी अमेरिका देखने को मिलेगा। और ये इसके ऊपर में जो भाग देखने को मिलता है, ये ऊपर में आपको देखने को मिलेगा उत्तरी अमेरिका का कुछ कुछ देश है ना। और उत्तरी अमेरिका और कैरेबियन, ये दक्षिणी अमेरिका के बीच में जो है आपको एक महासागर, महासागर नहीं कह सकते, आपको सागर देखने को मिलता है। कौन सा, आपको सागर। और इस सागर का क्या नाम है, कैरेबियन सागर। नाम सुना है कैरेबियन सागर का, कैरेबियन सागर का नाम अवश्य जानते होंगे आप लोग, है ना। यदि क्रिकेट टीम के बारे में बात करते हैं, क्रिकेट टीम जो है वेस्ट इंडीज, नाम सुने हैं वेस्ट इंडीज का ना। तो वेस्ट इंडीज जो तैयार होती है कैरेबियन सागर के हैं कुछ छोटे छोटे जो आपको यहाँ पर देश बहुत सारे देश देखने को मिलता है, छोटे छोटे देश देखने को मिलता है, इसी से तैयार होता है वेस्ट इंडीज। कोई एक देश नहीं है, वेस्ट इंडीज कैरेबियन समूह में जो है आपको कैरेबियन सागर के अंतर्गत जो छोटे छोटे देश है सभी को मिलाकर एक संगठन बनाया गया, उसका क्या नाम है आपको वेस्ट इंडीज, जो कि क्रिकेट में भाग लेता है। और यहाँ पर देखिए कैरेबियन आपको सागर के अंतर्गत ही आपको एक छोटा सा देश देखने को मिलता है। अच्छे से आप मैप पर देखिएगा तो यहाँ पर देखिए, जहां पर आपको अंडरलाइनिंग कर रहे हैं यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर क्या देखने को मिल रहा है, बारबाडोस देखने को मिल रहा है। ये वैसे यहाँ पर देखिए छोटा सा आपको देखने को मिल रहा है ना। फिर से आपको यहाँ पर मैपिंग कर देते हैं, यहाँ पर जो है आपको ध्यान रखना है क्या है, छोटा सा जो ये इस जगह आपको देखने को मिल रहा है यही क्या है आपका बारबाडोस है। और यहीं पर गए हैं हम लोग के लोकसभा के जो अध्यक्ष हैं ओम बिरला, वो गए हैं बारबाडोस और इसकी राजधानी क्या है, ब्रिज टाउन। केवल हम आपको मैप दिखाने की यहाँ पर कोशिश करेंगे कि है कहाँ पर, अवस्थित कहाँ पर है। इससे अधिक जानकारी मैप की जो है आवश्यक है आपको कहाँ पर, ये आपको ज्योग्राफी में पढ़े होंगे तो अच्छी बात है, नहीं पढ़े हैं तो आपको आने वाले दिनों में किसी न किसी टीचर से पढ़िएगा, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न पर बात करते हैं। अगला प्रश्न हम लोग के सामने में क्या, और अगला प्रश्न जो है सीधे तौर पर आप लोगों को प्रश्न देखने में आसान लगेगा और पूछा भी जाएगा किसी न किसी परीक्षा में, और किसी भी परीक्षा में ग्रुप डी से लेके ये किसी भी परीक्षा में पूछा जा सकता है। आइए क्या है प्रश्न देख लेते हैं कि दुनिया का 2025 में बात करना है, ये डाटा रिलीज किया गया है 2025 का, और 2025 में दुनिया के शीर्ष 10 सबसे अधिक आबादी वाले शहर के बारे में बात कर रहे हैं। किसके बारे में बात कर रहे हैं, ये आबादी वाले शहर, किसी राज्य नहीं बात कर रहे हैं, किसी देश नहीं बात कर रहे हैं, शहर बात कर रहे हैं, है ना। किसी भी टाउन की बात कर रहे हैं कि सबसे सूची में भारत की राजधानी जो है ये कहां पर अवस्थित है, भारत की राजधानी दिल्ली को जो है कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है।
प्रश्न को फिर से पढ़ेंगे कि दुनिया में, है ना, 2025 में जो है दुनिया के शीर्ष 10 सबसे अधिक आबादी वाले शहरों की सूची में भारत की राजधानी जो दिल्ली है, इनको जो है कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है या कौन सा स्थान दिया गया है। आंसर आप लोग दे सकते हैं, कौन सा स्थान दिया गया है भारत के। आपको क्या लग रहा है कि प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है या दूसरा प्राप्त हुआ है या तीसरा प्राप्त हुआ है या चौथा प्राप्त हुआ है? आपको क्या लग रहा है कौन सा स्थान प्राप्त हुआ होगा दिल्ली को? दुनिया में सबसे अधिक आबादी वाले में, जनसंख्या मतलब सबसे अधिक जनसंख्या किस शहर की पूछे। इसको शॉर्ट में यदि प्रश्न बनाना है हमको तो पूछे कि दुनिया की सबसे, अभी वर्तमान में 2025 में दुनिया में सबसे अधिक जनसंख्या वाला कौन सा शहर है। तो सबसे अधिक जनसंख्या वाला कौन सा शहर है, कौन सा शहर है? तो दुनिया में सबसे अधिक जनसंख्या वाला जो शहर है वो है टोक्यो। कौन सा शहर है? 9 का आप क्या दे रहे हैं आंसर? गुंजन जी सी दे रहे हैं, तीसरा। तो 9 का सी आंसर नहीं होगा बाबू, कोई बात नहीं है। इसका जो आंसर बनेगा दूसरा आंसर बनेगा। भारत की जो राजधानी आपको दिल्ली देखने को मिलेगा, इसका क्या राजधानी बनेगा? इसका दूसरा राजधानी बनेगा, है ना। तो 2025 में जो है दुनिया के शीर्ष 10 देशों में सबसे अधिक आबादी वाले शहरों की सूची में जो है भारत की राजधानी जो दिल्ली आपको है, दिल्ली को आपको अच्छे से याद रखना है। प्रश्न देख रहे हैं ना, आसान प्रश्न है। और ये किस स्थान पर, इसको किस स्थान का प्राप्त हुआ है? तो ये आपको दूसरा। जब दूसरा प्राप्त हुआ है तो प्रथम स्थान पर कौन सा देश है? तो प्रथम देश बोल रहे हैं। प्रथम स्थान पर कौन सा शहर है? तो प्रथम स्थान पर जो आपको जापान की राजधानी क्या है? तो जापान की राजधानी आपको टोक्यो। प्रथम स्थान पर कौन सा है? तो जापान की राजधानी टोक्यो। दूसरे स्थान पर कौन सा है? तो दूसरे स्थान पर अपना भारत का जो राजधानी दिल्ली है, तो दिल्ली है। आइए इसको एक नजर देख लेते हैं। यदि बात करें तीसरे स्थान पर, तो तीसरे स्थान पर आपको चीन का जो है संघाई है। आप 1 2 3 याद रख सकते हैं, 1 2 3 से ज्यादा आवश्यक नहीं है, है ना। फोर्थ पर वैसे क्या कहते हैं आपको, बांग्लादेश का जो ढाका है, बांग्लादेश का ढाका चौथे नंबर पर है, पांचवा पर काहिरा है। इस तरह से अगला क्रम चलता रहता है। 10 तो 10 क्रम को आपको आवश्यक नहीं याद रखना है। 1 2 3 याद रखिए, कम से कम इतना याद रखते हैं तो आपके लिए प्रश्न बन जाएगा परीक्षा में, है ना। ज्यादा रखने का जरूरत भी नहीं है, या आप पूरा का पूरा डाटा ये नहीं याद रखना है ना। चलिए यहाँ पर देख लेते हैं क्या क्या लिखा हुआ है पेपर के अनुसार से, क्या क्या यहाँ पर बात है। तो संयुक्त राष्ट्र के अनुमान जो देखिए, संयुक्त राष्ट्र बोलता है और इसका एक अनुमान है कि वैश्विक जनसंख्या अभी वर्तमान में क्या है। तो वैश्विक जनसंख्या दुनिया भर में क्या है अभी 8.2 अरब है। दुनिया की जनसंख्या, दुनिया की सभी के देशों के हम लोग मिला लेते हैं कि दुनिया में अभी वर्तमान में कितना जनसंख्या है, तो 8.2 अरब है। और इसका अनुमान है कि आने वाले 2050 में, कब? 2050 में संयुक्त राष्ट्र का एक अनुमान है कि 2050 में जो है दुनिया की जनसंख्या बढ़कर कितनी हो जाएगी? तो 9.7 अरब हो जाएगी। कहां पहुंच जाएगा? 9.7। धीरे 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 पहुंच रहा है, आगे चल रहा है, ठीक है। तो 9.7। और यहां पर क्या है कि भारत और चीन जो है इस समय जो है दुनिया के सबसे अधिक आबादी वाले देशों में से आपको गिना जाता है। और यह पूछा जाता है, यह भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि वर्तमान में सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है। तो सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश हम ही लोग हैं, है ना। हम ही लोग कहने का मतलब क्या? भारत है ना। भारत दुनिया के सबसे, आपको देखने को मिलेगा कि दुनिया में सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है। पहले चीन हुआ करता था, चीन को जो हम लोग पीछे छोड़कर हम लोग नंबर 1 पर पहुंच चुके हैं ना। और दूसरे स्थान पर कौन सा देश है? तो स्वाभाविक बात है, चीन को पीछे छोड़े तो दूसरे स्थान पर चीन है। और यहां पर तो देखिए जनसंख्या लगातार बढ़ रहा है, ठीक है। लेकिन एक ऐसा भी देश है कि जो की जनसंख्या की घटने से परेशान है, कि उसका जनसंख्या धीरे धीरे घटते जा रहा है और वहां पर युवा देखने को नहीं मिल रहा है। और वहां पर जो है कह सकते हैं कि जो ज्यादा उम्र के व्यक्ति हैं, 80 वर्ष 90 वर्ष के व्यक्ति ज्यादा आपको देखने को मिलता है। और सबसे अधिक जीने वाले व्यक्ति भी आपको इसी देश में देखने को मिलेगा, 100 वर्ष तक आसानी से जीता है। कौन से देश में? जापान में। तो जापान जो है कई वर्षों से जो है अपनी घटती आबादी से क्या है, ये परेशान है। सब बढ़ने से परेशान है, ये जापान जो है क्या है, जापान घटने से परेशान है ना। यहाँ पर दिनों दिन क्या हो रहा है, धीरे धीरे जनसंख्या क्या होते जा रही है, धीरे धीरे जनसंख्या घटते जा रही है। और यहाँ पर युवाओं की संख्या जो है कम है। युवाओं की संख्या आपको जापान में भी कम है और युवाओं की संख्या आपको चीन में भी कम है, क्योंकि चीन में जो है आपको पॉलिसी लाया गया था, जानकारी होगा कि आपको बच्चे की जनसंख्या, बच्चे आप ज्यादा बच्चे नहीं कर सकते हैं, यहाँ पर आपको लाया गया था। लेकिन अब जो है थोड़ा सा उसमें छूट मिला है। भारत में तो यहाँ पर जनसंख्या के मतलब में कोई ना, कोई क्या कह सकते हैं पालन है ना, यहाँ पर कुछ छूट होगा, ठीक है। तो यहाँ पर तो भारत जो है ओपन है पूरी तरह से, है ना, कितना भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है अपना ध्यान रखना है कि साल 2025 में जो है दुनिया का सबसे अधिक आबादी वाला शहर यदि पूछे तो दुनिया का सबसे अधिक आबादी वाला शहर जो है आपको जापान की राजधानी बता ही चुके। नंबर 1 पर कौन है? तो जापान की राजधानी टोक्यो, ठीक है। टोक्यो के बारे में कल भी बात किए थे, कल भी एक प्रश्न का जवाब आपसे पूछ लेते हैं, कमेंट के अंतर्गत आप बता सकते हैं ये जवाब कि जापान का, आपको कल बताए थे जापान के जो नए प्रधानमंत्री बनने वाली है ना। कल आपको मुख्य पृष्ठ पर भी ये प्रश्न दिए थे कि जापान की नई प्रधानमंत्री जो बनने वाली है वो कौन बनने वाली है। आप
कमेंट कर सकते हैं, आज नहीं बताएंगे। यदि आपके पास जानकारी नहीं है तो आप कल का वीडियो देखिएगा, ठीक है, तब आपको जानकारी मिल जाएगा, स्वाभाविक बात है, उस पर बातचीत क्या करें। तो जापान की राजधानी वर्तमान में क्या है? टोक्यो। और टोक्यो जो है आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर जो वर्तमान में जनसंख्या है 3.7 करोड़ है, और इस वजह से जो है ये दुनिया का सबसे अधिक आबादी वाला शहर है। ध्यान रखना है, बार बार शहर के बारे में बात कर रहे हैं, क्या है ये? दुनिया की सबसे अधिक आबादी वाला शहर है, ठीक है। और वहीं जो है भारत की राजधानी दिल्ली जो है आपको यहाँ 3.7 करोड़ जनसंख्या देखने को मिलेगा, और दिल्ली की जनसंख्या जो बढ़ चुकी है, कितना हो चुका है? 3.4 करोड़ हो चुका है, और 3.4 करोड़ के साथ जो है दिल्ली की जनसंख्या क्या है? ये दूसरे स्थान पर है। किस स्थान पर है? दिल्ली जो है आपको दूसरे स्थान पर है। ये भी प्रश्न आपको, यही प्रश्न पूछा गया था किस स्थान पर था, तो ये आपको दूसरे स्थान पर। और तीसरे स्थान पर यदि बात करें तो चीन का जो है आपको संघाई, चीन का कौन सा शहर है? संघाई। और चीन का संघाई जो है आपको देखने को मिलता है, क्या है? चीन का संघाई जो है आपको ये तीसरे स्थान पर है। तो चीन का संघाई शहर भी जो है आपको औद्योगिक शहर है। चीन का संघाई क्या है? औद्योगिक। चीन की राजधानी संघाई नहीं है, चीन की राजधानी क्या है? चीन की राजधानी आप पढ़े हैं, बार बार बात करते हैं कि चीन की राजधानी बीजिंग है, और चीन में मुद्रा कौन सी चलती है? रेनमिन भी चलती है। और लेकिन संघाई क्या है? ये औद्योगिक शहर है। चीन का क्या है? औद्योगिक शहर है। यहाँ पर जनसंख्या घनी आबादी है, और उसके बाद यहाँ जो है ये पूरे दुनिया में स्थान रखता है घनी आबादी में, आपको तीसरे स्थान पर, जिसकी जनसंख्या लगभग 3 करोड़ के आसपास है। चौथे स्थान पर आपको बता ही चुके हैं, चौथे स्थान पर बांग्लादेश का जो ढाका आपको देखने को मिलता है, चौथे स्थान पर है। पांचवें स्थान पर काहिरा, छोड़ देते हैं, आप ज्यादा की आवश्यकता नहीं है ना, यदि ज्यादा करने लगेगा तो फिर तो लगेगा कि डाटा ही याद कर रहे हैं। तो इस तरह से जो है आप कम से कम जो है 1 to 3 याद रखिएगा। प्रथम स्थान पर सभी जापान वाले है ना, तो जापान में आपको जनसंख्या ज्यादा देखने को मिलेगा। शहर की बात करें तो ये टोक्यो। नेक्स्ट प्रश्न पर बात करते हैं, और नेक्स्ट प्रश्न आप लोगों के लिए क्या है, बातचीत देख लेते हैं क्या है ना। चलिए, क्या आप लोगों का कमेंट आ रहा है? चलिए पहले प्रश्न बता देते हैं, उसके बाद जो है आप तब तक आंसर दीजिएगा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जो है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस वर्ष तक, दलहन में बात कर रहे हैं है ना, तो दलहन में आत्मनिर्भर, आत्मनिर्भरता यहां पर कर दीजिएगा, आत्मनिर्भरता, थोड़ा सा इसमें पीडीएफ में सुधार कर लीजिएगा, यहां पर लगा देना, ता लगा देना। आत्मनिर्भरता के लिए जो है मिशन को मंजूरी दी है। पूछ रहा है कि आपको मंत्रिमंडल किस वर्ष तक, किस वर्ष तक जो है आपको दलहन के क्षेत्र में, किस वर्ष क्षेत्र में, तो ये दलहन के क्षेत्र में जो आपको देखने को मिला है आत्मनिर्भरता के लिए जो है एक मिशन को मंजूरी दी गई है। और ये कब तक के लिए, तो ये आपको 2030-31 तक के लिए, कब तक के लिए, ये आपको 6 वर्षों के लिए लाया गया है, 2030-31 तक के लिए ये आपको मिशन लाया गया है। और आपको पता होना चाहिए कि न्यूनतम समर्थन मूल्य, जिसको कि हम लोग क्या बोलते हैं, एमएसपी बोलते हैं, इसमें क्या किया गया है, वृद्धि कर दिया गया है। और वृद्धि के साथ जो है केंद्रीय मंत्रिमंडल एक यहाँ पर जो है पहल देखने को मिल रहा है, और इस पहल का क्या नाम है, मिशन फॉर आत्मनिर्भरता। और इसी के तहत जो है मिशन फॉर आत्मनिर्भरता इन पल्सेज है, क्या है, पल्सेज। पल्सेज उसको इंग्लिश में बोला जाता है, उसको हिंदी में दाल ही बोलते हैं ना। तो पल्सेज क्या है, मिशन फॉर आपको आत्मनिर्भरता पल्सेज, इसको क्या कर दिया गया, मंजूरी दिया गया। और कितने वर्षों के लिए, ये 6 वर्षों के लिए, अर्थात अभी चल रहा है 25-26 का सेशन, और ये कब तक के लिए, 2030-31 के लिए जो है इसको अवधि में लागू किया जाएगा। और दाल क्या है, सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा कि जो कि दाल नहीं खाता, और ऐसा कोई घर नहीं होगा कि जहां पर कि दाल का उपयोग नहीं किया जाता होगा। और दाल से संदर्भित बहुत सारा प्रश्न पूछा जाता है, राज्य में पूछा जाता है क्या, कि दाल के उत्पादन में कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर है ना, प्रथम, दूसरे, तीसरे स्थान पर, और प्रतिवर्ष इसका डाटा चेंज होता है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये सब तो आपको पढ़ाया जाएगा ज्योग्राफी में, यहाँ पर नहीं बात करेंगे, जब भी डाटा आएगा तब हम आपको बात करेंगे। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है, 2030-31 तक के लिए जो है कहा ऐसा जा रहा है। इसका उद्देश्य क्या है कि भारत को क्या करना है, दाल के क्षेत्र में जो उत्पादन जो हम लोग करते हैं उसमें क्या करना है, आत्मनिर्भर करना है। अभी आप देखने को मिलेगा कि दाल में जो है धीरे धीरे क्या हो रही है, धीरे धीरे आपको देखने को मिलेगा उसका दाम जो है वृद्धि होती जा रही है। वृद्धि इसलिए हो जा रही है क्योंकि हम लोगों का जो है आत्मनिर्भर नहीं है, हम लोगों के पास नहीं है। तो हम लोगों के पास नहीं है तो हम लोग क्या करेंगे, दूसरे देशों से हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, आयात करना पड़ेगा। आयात कहने का अर्थ क्या है, दूसरे देशों से हम लोगों को खरीदना पड़ेगा, ठीक है। तो इसी वजह से जो है जब दूसरे देशों से खरीदेंगे तो स्वाभाविक बात है कि क्या हो जाएगा, इसके मूल्य में क्या हो जाएगा, वृद्धि देखने को मिलेगा। और इसी वजह से जो है भारत सरकार का एक उद्देश्य चल रहा है कि ये इसको क्या किया जाएगा, मिशन फॉर आत्मनिर्भरता इन पल्सेस चलाया जाएगा, जिसकी वजह से कि दालों की जो है उत्पादन में थोड़ा सा वृद्धि किया जाए। चलिए, ये था करंट अफेयर्स का सेगमेंट। हम लोग जो है अंत में आप लोगों से पूछते हैं, एक वीडियो के अंतर्गत जो है आपको एक प्रश्न देते हैं, जिसमें क्या होता है कि आपको जवाब देना होता है। कल के वीडियो में आप लोगों से जो प्रश्न पूछे थे उसका सही जवाब क्या है, बहुत सारे छात्र जो है आंसर दिए थे। जो आंसर नहीं दे रहे कृपया आंसर देने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। यूट्यूब चैनल पर जहां पर भी आपको ये प्राप्त हो रहा है वहां पर आप आंसर देने की कोशिश करिए, ठीक है। हाल ही में जो है भारत का नया वनडे कप्तान आपको करवा चुके हैं, 2-3 दिन से लगातार बात कर रहे हैं कि हाल ही में जो है भारत का नया वनडे कप्तान जो है किसे नियुक्त किया गया है। तो किसे नियुक्त किया गया है, इसका सही आंसर क्या है, शुभमन गिल को जो है वनडे का नया कप्तान बना दिया गया है। पहले रोहित शर्मा हुआ करते थे और रोहित शर्मा के स्थान पर जो है अब कप्तान बन चुके हैं कौन,
वनडे के शुभमन गिल को बना दिया गया है। तो शुभमन गिल इसी के साथ जो है वनडे के साथ साथ जो है, पहले तो आपको ये टेस्ट के कप्तान थे ही, है ना, ये जानकारी होगा ही कि आपको ये पहले भारतीय टेस्ट टीम के जो कप्तान थे कौन थे, शुभमन गिल ही थे। और अब इनको जो है फिर से नियुक्त कर दिया गया, क्या नियुक्त कर दिया गया, आपको वनडे का भी इनको कप्तान बना दिया गया। और वहीं बात करें, यदि बात करें कि टी20 के बारे में, तो टी20 के वर्तमान में कप्तान कौन है, तो टी20 का यदि बात करें कि टी20 के वर्तमान में कप्तान कौन है, तो टी20 का आपको देखने को मिलेगा कौन, सूर्य कुमार यादव। तो तीनों फॉर्मेट का आपको याद रखना चाहिए कि कम से कम कप्तान कौन है। तो सूर्य कुमार यादव जो है आपको किस फॉर्मेट में, तो टी20 वाले फॉर्मेट के कप्तान है, जबकि वनडे और टेस्ट के कप्तान कौन है, आपको शुभमन गिल। और टी20 में ये शुभमन गिल क्या है, ये जो है आपको वाइस कैप्टन है, यहाँ पर क्या है, ये उप कप्तान है। टी20 में ये आपको क्या देखने को मिलेगा, ये उप कप्तान देखने को मिलेगा, है ना। ये ध्यान रखना है, आने वाले दिनों में हो सकता है आपको इन्हीं को क्या कर दिया जाए, टी20 का सूर्य कुमार जब तक है खेल रहे हैं तब तक तो ये खेलेंगे ही, आने वाले दिनों में हो सकता है कि शुभमन गिल को टी20 का भी कप्तान बनाया जा सकता है। तो इस तरह से ध्यान रखना है आप लोगों को क्या क्या प्रश्न पूछा जा सकता है। तो ये प्रश्न था आपको पिछले वीडियो का, जिसका सही आंसर था शुभमन गिल था। ये उम्मीद है कि आप लोग सभी कोई जानकारी सभी के पास होगा ही। यदि जानकारी नहीं तो ये प्रश्न आपको करवा चुके हैं, परसों के वीडियो में ये प्रश्न आपको विस्तार से करवाए थे शुभमन गिल के बारे में। चलिए यहाँ पर जो है आज के अंतर्गत हम आप लोगों से जाते जाते जो है आप लोगों के लिए एक प्रश्न छोड़ के जाएंगे, जिसका जवाब आपको देना है कमेंट बॉक्स में, और इस प्रश्न का जवाब जो है कल के वीडियो में देंगे। वैसे आपके पास यदि जानकारी नहीं है इस प्रश्न के बारे में, तो कल के वीडियो में जो है आपको 6 अक्टूबर के वीडियो में आपको ये विस्तार से मिलेगा, ये प्रश्न का आंसर क्या है और ये प्रश्न क्या है, क्या बोल रहा है। इस प्रश्न यदि देखना चाहते हैं तो आप 6 अक्टूबर का वीडियो जाके आप देख सकते हैं, जहां पर इस प्रश्न को विस्तार से बताए थे। आइए देख लेते हैं, ये जो जानकारी जिसके पास है वो जवाब देने की कोशिश कीजिएगा। किस राज्य के कोंडारेड्डीपल्ली गांव को जो है दक्षिण भारत का पहला 100% सौर ऊर्जा से संचालित गांव घोषित किया गया है? तो सही जवाब क्या है, जवाब देने की कोशिश करना है कहां पर, आपको कमेंट बॉक्स में। जो भी जवाब आपको लग रहा है या जो भी आपको इसके बारे में जानकारी है कोंडारेड्डीपल्ली गांव के बारे में, तो वो जवाब आपको लिखना है, कमेंट बॉक्स में लिखना है। उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी, और वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो क्या करना है, लाइक करना है, चैनल को क्या करना है, सब्सक्राइब करना है, और अपने दोस्तों के साथ वीडियो क्या करना है, शेयर करना है। चलिए मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए। वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।